फैसल आबाद अलाइड हॉस्पिटल में सर्जिकल, ऑर्थोपीडिक और गुर्दा मसाना समेत दीगर सर्जरी वार्ड के बाहर फॉलो क्लिनिक बनाने का फैसला। ऑपरेशन करवाने के बाद मरीज को चेकअप के लिए शोबा बैरूनी मरीजा जाना नहीं पड़ेगा। इलाइट अस्पताल के तर्जुमान डॉक्टर अम्माद अयूब ने बताया कि वाइस चांसलर की हिदायत पर फॉलो क्लिनिक बना रहे हैं। क्लिनिक बनने से ओपीडी में मरीजों का रश कम हो जाएगा। क्लिनिक के बाहर रजिस्ट्रेशन के लिए अमला तैनात किया जाएगा जो सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक मौजूद रहेगा। हम अपना एक फॉलो अप क्लिनिक बना रहे हैं जिसमें 3 कमरे होंगे बाकायदा, जहां पर डॉक्टर्स फॉलो अप के लिए वहीं बैठेंगे और जितने सर्जिकल वार्ड यूनिट, सर्जिकल 1, 2, 3 ऑर्थो यूरोलॉजी के फॉलो अप केसेस हैं वो वहां पर चेक करवाने जाएंगे बजाय कि वो ओपीडी में जाएं। इससे हमें एक तो फायदा ये होगा कि एक तो हमारा ओपीडी का रश कम होगा, दूसरा मरीज भी कंफर्टेबल रहेगा। फॉलो क्लिनिक इंडोर वार्ड के साथ मौजूद खाली जगह पर बनाए जाएंगे जहां स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद होंगे। कैमरामैन मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। वज़ीर आला पंजाब का फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और चिल्ड्रन हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी पूरी करने का ऐलान। राब्ता सड़कों और पीने के साफ पानी के मंसूबे भी शुरू किए जाएंगे। ट्विटर पर पैगाम जारी कर दिया। वज़ीर आला का कहना था डिवीजन भर में राब्ता सड़कों की तामीर और मुरम्मत के मंसूबों पर तरजीही बुनियादों पर काम शुरू किया जाएगा। डिवीजन भर में पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान सूबाई असम्बली ने वज़ीर आला को अवामी मसाइल से आगाह किया था और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। पंजाब हुकूमत ने जिला चिन्योट में जारी मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबों के लिए 1 अरब रुपए से ज़ायद के फंड्स जारी कर दिए। फंड्स किन मंसूबों के लिए जारी किए जानते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत ने चिन्योट में जारी तरक्याती मंसूबों के लिए 1 अरब से जायद के फंड्स जारी किए हैं। सड़कों की तामीर और मुरम्मत की 11 स्कीमों के लिए 1 अरब रुपए के फंड्स जारी किए गए हैं। हेल्थ सेक्टर की 4 स्कीमों के लिए 3 करोड़ 80 लाख रुपए, पब्लिक बिल्डिंग की तामीरात के लिए 9 करोड़ 40 लाख, दारुल अमान के लिए 3 करोड़, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बवाना के लिए 4 करोड़ 70 लाख, महकमा औकाफ की 2 स्कीमों के लिए 15 मिलियन जबकि महकमा अनहार की 1 स्कीम के लिए 11 मिलियन से जायद के फंड्स रिलीज किए गए हैं। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41, चिन्योट। पीटीआई का लॉन्ग मार्च झंग से काफिले लाहौर रवाना हो गए। कचहरी चौक में कारकुनान जमा हुए। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर अहमद हसन और अली नवाज भरवाना की क़यादत में काफिला रवाना हुआ। पीटीआई का लॉन्ग मार्च झंग से काफिले लाहौर रवाना हो गए। कचहरी चौक में कारकुनान जमा हुए। पीटीआई की सिटी सेक्रेटेरिएट में सारा दिन गहमा गहमी रही। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर अहमद हसन और अली नवाज परवाना की क़यादत में काफिला रवाना हुआ। सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर अहमद हसन ने कहा कि झंग से पीटीआई के काफिलों की रवानगी 4 नवंबर तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि कौम को लॉन्ग मार्च से हकीकी आजादी नसीब होगी। झंग से पीटीआई वुमेन विंग के कारकुनान भी लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए लाहौर रवाना हो गई। जिले कोऑर्डिनेटर वुमेन विंग रुखसाना परवीन की क़यादत में ख़वातीन ने खूब जोश दिखाया। काफिले में ज्वाइंट सेक्रेटरी ताहिरा बतूल समेत दीगर कारकुनान भी शरीक हुई। ख़वातीन कारकुनान कहती हैं अपने महबूब लीडर की एक पुकार पर लब्बई कहने को तैयार है। दूसरी जानिब टोबा की तहसील गोजरा से भी इमरान खान के लॉन्ग मार्च के लिए काफिले रवाना हुए। किसान इत्तेहाद अवामी पार्टी के चेयरमैन और रहनुमा तहरीक इंसाफ अब्दुल रऊफ ततला लाहौर रवाना हुए। काफिले में किसान अवामी इत्तेहाद पार्टी के दीगर ओहदेदारान, किसान और पीटीआई के कारकुनान शामिल थे। दर्जनों गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला मोटरवे इंटरचेंज के जरिए लाहौर रवाना हुआ। इस मौके पर समाजी शख्सियत खालिद नवाज भी उनके हमरा थे। रऊफ ततला का कहना था कि इमरान खान के साथ हैं, हर कदम पर उनके साथ रहेंगे। पंजाब भर से किसान भी लॉन्ग मार्च में शिरकत करेंगे। यहाँ से लाहौर पहुँचेंगे। लाहौर से आगे खान साहब के साथ जो भी प्लान आगे बनेगा कि जिस जगह भी वो स्टे करेंगे, यहाँ से वहाँ गुजरांवाला, गुजरात, आगे पिंडी, जो भी प्लान वो बताएंगे। बस कहने का मसला यह है कि इंशाल्लाह इससे इम्पोर्टेड हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। टोबर एक सिंह से तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी रमजान परवेज काफिले के हमरा लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए लाहौर रवाना हुए। रजाना मोटरवे इंटरचेंज पर उनका इस्तकबाल किया गया। काफिले में शरीक कारकुनान ने पार्टी परचम उठा रखे थे। पार्टी तराने भी बजाए गए। इस मौके पर शहरियों की जानिब से गुलपाशी की गई। चौधरी रमजान परवेज का कहना था कि इमरान खान की कॉल पर लाहौर रवाना हो रहे हैं। बादशाह उनके हमरा इस्लामाबाद जाएंगे। पीटीआई लॉन्ग मार्च नहीं, गाला वीक है, अगले जुमा तक खत्म हो जाएगा। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान पर बरस पड़े, बोले लोगों के बच्चों को सड़कों पर लाने वाले के बच्चे लंदन बैठे हैं। पीटीआई लॉन्ग मार्च नहीं, गाला वीक है, अगले जुमा तक खत्म हो जाएगा। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। तलाल चौधरी इमरान खान पर बरस पड़े, लोगों के बच्चों को सड़कों पर लाने वाले के बच्चे लंदन बैठे हैं। सरकारी पैसों से, सरकारी बसों से, सरकारी मुलाजमों से
कौन सा इनकलाब आता है, कौन से लॉन्ग मार्च और कौन से एहतजाज और इनकलाब जो है वो सरकारी मुलाजमों को हाजिरी लगाकर जबरदस्ती भेजने से आएगा। लोग इनकलाब लेकर आएंगे, ये इनकलाबी है। और वो इनकलाब जो लाने वाला है, अंदाजा लगाएं उसके किरदार का। लोगों से हलफ लेता फिर रहा है कि इनकलाब में आप आए जी, लॉन्ग मार्च में शिरकत करें, तुम्हारे बच्चे आए। कहां है कासम और सुलेमान और टेरियान, तुम्हारे बच्चे कहां हैं? लोगों के बच्चे जो है वो उनको सड़कों पर तुम लेकर, और अपने बच्चे तुम्हारे लंदन के मोहल्लों में बैठे हो। हलफ तुम क्यों नहीं देते? और हलफ लोगों से लेने से पहले यह भी बताओ। अब बात करते हैं यूटिलिटी स्टोर्स में बरकरार किल्लत के हवाले से। फैसलाबाद में जिंदगी की जरूरियात मजाक बन गई। घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए खवातीन यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर खड़ा रहने पर मजबूर है। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर खवातीन की लंबी कतारें लगना मामूल बन गया। खवातीन का कहना था कि स्टोर्स पर चीनी, दालें, आटा और चावल दस्तयाब है, लेकिन हमें कुछ नहीं मिलता। 2-3 स्टोर से अब जलील होके आए, वहां से भी नहीं मिला। अब इधर है, पता नहीं मिलना भी है नहीं। कभी कभी ऐसे होता है कि किराया ला के बच्चे छोड़ के घर आना, मतलब जलील होके घर चले जाना। आटा, चीनी कभी नहीं मिलता, कभी मिलता है। शहरियों का कहना था कि सुबह से लाइन में खड़े हैं, हमें धक्के दिए जाते हैं, लेकिन कुछ मिलता नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया अंदर नहीं जाने देती, कभी एक स्टोर से दूसरे स्टोर जाना पड़ता है। जो अपने बंदे उनको अंदर ले जाते हैं, जो बुजुर्ग बाहर खड़े रहते हैं। तजवीज़ होनी चाहिए कि ये बुजुर्ग आदमी जो 60 साल के ऊपर के हैं ना, उनकी अलग लाइन होनी चाहिए। और ये 2-4 पेटियां रख लेते हैं। 10:30 ਵਜੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਘਿਓ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਘਿਓ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਾਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਰਲੇ ਆਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਹੇ ਜੁਮੇ ਦਾ ਟਾਈਮ हो गया। इनका मजीद कहना था कि अशिया जरूरत खरीदना मुश्किल हो चुका है। क्या हम गरीबों की कोई इज्जत नहीं? इसी वजह से हमें हर रोज लंबी लंबी कतारों में खड़ा कर दिया जाता है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। गंदम की काश्त सर पर आन पहुंची, मगर सब्सिडी पर बीज फराहम करने के हवाले से कोई लाएमल तश्कील न दिया जा सका। गंदम की फसल मुतासर होने के खदशात पैदा होने लगे। किसानों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आने लगे हैं। पंजाब हुकूमत ने फी बैग 1200 रुपये सब्सिडी का ऐलान कर रखा है, मगर अभी तक कोई पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी। हुकाम के मुताबिक पैसे आते ही सब्सिडी शुरू कर दी जाएगी। किसानों का मौक़िफ़ है 5200 रुपये की बोरी मिल रही है। अयूब रिसर्च इस रकम में मुहैया कर रहा है, मगर दूसरी जानिब किसानों को महंगे दामों बीज लेना पड़ रहा है। दरामदी पाबंदियां कामयाब बरामदी सेक्टर्स के लिए वबाले जान बनने लगी। सैलाब के बाद कपास की फसल के मुतबादिल आने वाली रुई और कपास भी रुक गई। बैरून मुमालिक से खाम माल की मुख्तलिफ क्वालिटीज दरामद में कमी वाक़या हुई। स्टेट बैंक की इजाज़त दरकार, जबकि कमर्शियल बैंकों के पास डॉलर्स मौजूद नहीं। बेजा पाबंदियों की वजह से पोर्ट्स मसाइल हैं, जबकि साइड फ्रेट्स भी हायल हैं। पाकिस्तान को एक तरफ शॉर्टेज तो दूसरी तरफ 13% रो कॉटन दरामद कम हुई। सिंथेटिक एंड सिल्क की दरामद में 39% कमी वाक़या हुई। मुल्क की ज़रूरियात के बरक्स कम पैदावार और दस्तियाबी बरामदी सेक्टर को मुतासिर करने लगी। एक्सपोर्टर्स कहते हैं यौन बर वक्त दस्तियाब ना हुआ तो ऑर्डर ताख़ीर का शिकार होंगे। सनतकारों को यौन शॉर्टेज पर जल्द खुशखबरी समेत सर्दियों में सनती सेक्टर को गैस की हर मुमकिन सप्लाई फराहम करने की कोशिश करेंगे। मशीर वज़ीर आज़म बराए कॉमर्स राना एहसान अफजल खान की सिटी 41 से गुफ्तगू। हुकूमत 31 अरब की टेक्सटाइल बरामदात के टारगेट के लिए मजीद सहूलियात फराहम करेगी। राना एहसान अफजल खान का कहना था पुरज़म है कि टारगेट से भी ज़्यादा बरामदात की जाए। सस्ती बिजली मुहैया की, अब डॉलर कंट्रोल करके यौन शॉर्टेज पर इकदाम करेंगे। 9 सेंट पे जो है वो बिजली देंगे, वो 9 सेंट के बजाय हमने 19.99 पैसे पे उनको जो है वो हम बिजली देंगे पूरा साल। और ये आप यकीन जाने कि बहुत बड़ी सब्सिडी है, बहुत बड़ी सेक्रीफाइस है इन मुश्किल हालात में। दूसरा हमारा वादा था कि हम इनको गैस भी सब्सिडाइज रेट पे देंगे, वो भी $9 फी MMBTU जो है इनको गैस फरामी जो है इंश्योर की जाएगी कि पूरे साल में वो मिले। सर्दियों के जो 3-4 महीने उसमें जो गैस की शॉर्टेज है उसमें भी हम जो है वो जिस हद तक मुमकिन हुआ वो हम इनके कोटे के ऊपर गैस देंगे। वो हमने उनको ऑलरेडी कन्वे कर चुका है कि इनका गैस का
محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی جانب سے نئے ٹیکس گزاروں کی تلاش کے لیے مؤثر اقدامات نہ ہو سکے۔ گزشتہ 10 سالوں کے دوران کوئی جنرل سروے ہی نہ کروایا جا سکا۔ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی جانب سے نئے ٹیکس گزاروں کی تلاش کے لیے مؤثر اقدامات نہ ہو سکے۔ گزشتہ 10 سالوں کے دوران کوئی جنرل سروے ہی نہ کروایا جا سکا۔ اس عرصے کے دوران کالونیاں، تجارتی مراکز اور متعدد مارکیٹس بنی، مگر سروے نہ ہونے کے باعث بڑی تعداد میں جائیدادیں ٹیکس نیٹ سے باہر رہیں۔ اس حوالے سے شکایات بھی سامنے آتی رہیں۔ ایکسائز حکام کا کہنا ہے کہ صوبائی ہیڈ کوارٹرز کی جانب سے جنرل سروے کے احکامات نہیں دیے گئے۔ گزشتہ مالی سال کے دوران ٹارگیٹڈ سروے کیا گیا تھا۔ دوسری جانب محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی جانب سے پراپرٹی ٹیکس نادہندگان اور ڈیفالٹرز کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ پراپرٹی ٹیکس نادہندگان اور ڈیفالٹرز کی فہرستیں تیار کر لی گئیں۔ 5000 سے زائد جائیدادوں کے مالکان کو شوکاز نوٹس جاری کر دیے گئے۔ ایکسائز حکام کے مطابق 30 اکتوبر تک ادائیگیاں نہ کرنے پر جائیدادیں کرک کر لی جائیں گی۔ رواں مالی سال کے ٹیکس اہداف کی تکمیل کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ نادہندگان اور ڈیفالٹرز کی جائیدادوں کی کرکی کے ساتھ مقدمات کا اندراج بھی ہوگا۔ بجلی کے بلوں کو ایک ساتھ نہیں ہوں گی، 2 ماہ کی عدم ادائیگیوں پر کنیکشن منقطع ہوگا۔ فیسکو نے اکتوبر کے آخر تک بجلی کے بلوں کے ایک ساتھ پر پابندی لگا دی۔ فیسکو نے صارفین سے بجلی کے بلوں میں ایک ساتھ کی سہولت بھی چھین لی۔ گھریلو، کمرشل اور انڈسٹریل کنیکشنز کی عدم ادائیگیوں پر کنیکشن کاٹنے کی ہدایات جاری کر دی گئیں۔ فیسکو حکام کا کہنا ہے ریکوریاں پوری کرنے کے لیے ایک ساتھ پر پابندی لگائی گئی ہے۔ بجلی کے بلوں کی عدم ادائیگیوں سے ریکوری بری طرح متاثر ہو رہی تھی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک بار پھر فیصل آبادیوں کے ساتھ ہاتھ کر دیا۔ پی سی بی نے بنگلہ دیش میچز ملتان منتقل کر دیے۔ میچ منتقل ہونے پر شہریوں میں غم و غصہ پایا گیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر فیصل آباد کے شہریوں کے ساتھ ہاتھ کر دیا۔ 14 سال بعد انٹرنیشنل کرکٹ بحالی کا شیڈول دیا، لیکن انتظامات کروا کر چند دن قبل اقبال اسٹیڈیم میں میچ کروانے سے انکار کر دیا۔ ضلع انتظامیہ نے میچز کے لیے تمام پلاننگ مکمل کر لی تھی۔ میچز کینسل ہونے پر شہریوں میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پی سی بی فیصل آباد کو پاکستان کا حصہ کیوں نہیں سمجھتا۔ شہریوں کو کرکٹ سے محبت ہے، لیکن ہماری کرکٹ چھینی جا رہی ہے۔ پورے فیصل آباد ہی ناراض ہے، کیونکہ اتنی دیر بعد انٹرنیشنل ٹیم فیصل آباد میں آ رہی تھی، اس میچ کو اٹھا کے اور دوسرے شہر منتقل کر دیا۔ پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے یہ فیصل آباد۔ کیا ہمارا گراؤنڈ میں میچ نہیں ہو سکتا؟ ہمارا گراؤنڈ چھوٹا ہے۔ آج جب یہ خبر سنی ہے کہ سارے میچ ایک دم سے ملتان میں شفٹ کر دیے، وہ بھی میرا خیال ہے 1 ہفتہ پہلے، تو یہ کتنی ناانصافی ہمارے ساتھ اور بڑی شرمندگی کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہمیں اس قابل ہی نہیں سمجھا جاتا کہ ہمارے گراؤنڈ ہے جو وہ بھی اتنے اچھے گراؤنڈ ہیں۔ ضلع انتظامیہ نے پی سی بی کی ضرورت کے مطابق گراؤنڈ پر لاکھوں روپے خرچ کیے، لیکن وہ کام نہ آئے۔ چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ سے اپیل کی ہے فیصل آباد میں انٹرنیشنل کرکٹ بحال کی جائے اور پی ایس ایل کے میچز کا شیڈول بھی دیا جائے تاکہ فیصل آباد کے شہری بھی گراؤنڈ میں لائیو میچ دیکھ سکیں۔ کیمرہ مین عثمان کے ساتھ علی رضا، فیصل آباد۔ جھنگ سٹی کرکٹ اسٹیڈیم کے اطراف کچرے کے انبار لگا دیے گئے۔ میونسپل کارپوریشن نے غیر قانونی ڈمپنگ اسٹیشن قائم کر دیا، علائشیں بھی پھینکنے لگے۔ اربوں روپے کی لاگت سے سابقہ حکومت میں بنایا جانے والا کرکٹ سٹیڈیم کے گرد کچرے کے ڈھیر لگ گئے، جس سے راہگیروں اور کھلاڑیوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کچرے کے انبار پر آوارہ کتوں کے ڈیرے سے بچوں کا گزرنا بھی دشوار ہو چکا ہے، جبکہ کرکٹ سٹیڈیم کی خوبصورتی بھی مان پڑنے لگی۔ ہفتے میں ایک دن کھیلنے کے لیے آتے ہیں اور ہمیں یہاں پہ بہت زیادہ پولوشن، گندگی کا سامنا ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہر طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں، کیمرہ مین دکھا رہا ہے کہ گندگی پڑی ہوئی ہے، سمیل اتنی زیادہ ہوتی ہے، ذرا سا تیز ہوا چلتی ہے۔ سرگودا روڈ بائی پاس پر میونسپل کارپوریشن کا غیر قانونی ڈمپنگ اسٹیشن موجود ہونے سے شہریوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ گراؤنڈ میں سانس لینا بھی دشوار ہے۔ اسٹیڈیم کے باہر علائشیں موجود ہونے کی وجہ سے تعفن پھیلنے لگا ہے۔ مشکلات دیکھ لیں، دونوں مین گیٹ ہے، مین گیٹس پہ دونوں پہ چھاپر ہی پڑے ہوئے ہیں، کوڑا کرکٹ ہے۔ پرابلم تو ہے، آپ کے سامنے ہی ہے سڑک۔ کرکٹ سٹیڈیم کے باہر ایک جانب کچرے کے انبار تو دوسری جانب سیوریج کا پانی، ضلع انتظامیہ کی کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کیمرہ مین علی عباس کے ساتھ وسیم عزیز، سٹی 41 جنگ۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کی تحصیل گوجرا کے انٹرنیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں بین الاقوامی کھلاڑیوں کی آمد کے امکانات بڑھ گئے۔ گوجرا میں فیصل آباد ڈویژن کے سب سے بڑے ہائی پرفارمنس سینٹر کی تعمیر آخری مراحل میں داخل ہو گئی۔
दूर दराज से आने वाले मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों को हॉस्टल की सहूलत भी मैसर आएगी। टोबा टेक्सिंग की तहसील गोजरा ने हॉकी के खेल की वजह से पूरी दुनिया में अपना मुकाम पैदा किया है। यहाँ वाक़े इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में हाई परफॉर्मेंस सेंटर की तामीर का आगाज 2 साल कबल हुआ, जिसकी तकमील आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। हाई परफॉर्मेंस सेंटर में न सिर्फ खिलाड़ियों को तरबियत दी जाएगी बल्कि इसमें हॉस्टल का भी इंतजाम होगा। 10 करोड़ रुपए की लागत से पहले फेज में 28 कमरे तामीर किए गए हैं। हाई परफॉर्मेंस सेंटर डिवीजन भर में अपनी नौयत का वाहिद मरकज होगा, जिसको दूसरे फेज में मुकम्मल करने के लिए फंड्स की जरूरत है। हॉकी के खिलाड़ियों का कहना है कि सेंटर के क़याम से बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों के गोजरा में आने के इम्कानात बढ़ गए हैं। इससे पहले खिलाड़ियों की रहायश का बंदोबस्त मुश्किल मरला है। पूरे डिवीजन में ये सबसे बड़ा सेंटर बन रहा है, क्योंकि हमें जो तहसील छोटा शहर है गोजरा, इधर रहायश का बड़ा मसला था। जो टीमें खासकर बाहर से आते थे, हम इवेंट करवाने पे भी यही मसला होते थे। अब ये मसले हमारे हल हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि जब 28 कमरे बने हैं, इसके बाद जो दूसरा फेज पे टोटल 72 कमरे बनेंगे इंशाल्लाह ताला। हाई परफॉर्मेंस सेंटर और इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में बैनुल अक़वामी मियार के मुताबिक बिछाई गई ऑस्ट्रो टर्फ नए टैलेंट के लिए खासी फायदेमंद साबित होगी। हॉकी के मैदान में नाम पैदा करने वाले 100 से जायद बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों का ताल्लुक गोजरा से है। गोजरा के इस हॉकी स्टेडियम में हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनने से बिलाशुबा नया टैलेंट सामने आएगा। कैमरामैन उसामा महमूद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 गोजरा। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की 6 किताबें तब्दील। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने किताबों का नया एडिशन जारी कर दिया। आइंदा साल 2023 और 24 का इम्तिहान नए एडिशन में से लिया जाएगा। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की 6 किताबें तब्दील। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने किताबों का नया एडिशन जारी कर दिया। आइंदा साल 2023 और 24 का इम्तिहान नए एडिशन में से लिया जाएगा। मज़कूरा किताबों में नाहम जमात की इस्लामियात मुकम्मल तब्दील की गई है। नाहम और 11वीं जमात के तर्जुमा कुरान का नया एडिशन जारी किया गया है। 11वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल जोग्राफिया तब्दील की गई है। 12वीं जमात का मुतालिया पाकिस्तान और ह्यूमन जोग्राफिया की किताब को भी मुकम्मल तब्दील किया गया है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने किताबों की तब्दीली के हवाले से तमाम तालीमी बोर्ड्स को रास्ता जारी कर दिया। पीसीटीबी ने तालीमी बोर्ड्स को हिदायत की हैं। आइंदा इम्तिहानात के लिए सवालिया पेपर्स नए एडिशन में से होने चाहिए। जंग के गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज में तकरीबन 7000 के करीब तलबा तालिबात को क्लासेस की कमी का सामना। 4 साल कबल शुरू होने वाले BS ब्लॉक की तामीर मुकम्मल ना हो सकी। नए तालीमी सेशन का आगाज भी हो गया, जबकि कॉलेज इंतजामिया को पहले ही क्लासेस की कमी का सामना है। रवां माली साल के दौरान भी BS ब्लॉक के लिए कोई रकम मुख्तस ना की जा सकी। 7 करोड़ रुपए का मंसूबा था जो मुकम्मल होने के करीब है। 60 लाख की रकम अदा ना होने की वजह से ये मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। तलबा की जानिब से हुकूमत से दरख्वास्त की गई है इस मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में दाखिलों का सिलसिला जारी है। अप्लाई करने की आखिरी तारीख में तौसीह कर दी गई। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 8 नवंबर कर दी गई। यूनिवर्सिटी में मॉर्निंग में सिर्फ खवातीन के लिए सोशल साइंसेज और अप्लाइड साइंसेज के 11 शोबों में BS के दाखिले जारी हैं। BS इंग्लिश, रियाजी, इस्लामिक स्टडीज, इकनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, टेक्सटाइल एंड डिज़ाइन, विजुअल आर्ट्स और साइकोलॉजी शामिल है। इवनिंग में को एजुकेशन के लिए सोशल साइंसेज, अप्लाइड साइंसेज और प्योर साइंसेज के 15 शोबों में BS और दीगर शोबों में दाखिले शुरू हैं।